हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। साथ ही राजधानी एजुकेशन ग्रुप के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का डिस्कशन उन सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो कक्षा 9 से कक्षा 10 की तरफ अपने आप को कंप्लीटली मूव कर चुके हैं। सर क्लास 10th बेटा वैसे देखा जाए तो कोई मुश्किल क्लास नहीं है। एक रूमर्स बना रहता है कि अरे हमारे तो बोर्ड एग्जाम है, हमारे तो इतने टफ रहेगा। कुछ नहीं होता, सबसे स्मूथ आपके लाइफ की सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है क्लास 10th। अपना जो डिस्कशन रहने वाला होगा इस सेशन में वो अपन ये करेंगे कि हम किस तरीके से सर क्लास 10th को अपने एम जो कि हमारा रहने वाला होगा 100 आउट ऑफ 100 किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, मैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथ्स की बात करूं तो मैं हमेशा आपको ये चीज गाइड करता रहूंगा कि किस तरीके से अपन मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 निकालते रहेंगे। तो उन सभी पॉइंट्स के ऊपर बारी बारी चर्चा होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं सेशन की। चलिए, क्लास 10th एक नई जर्नी आप सभी लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9th लगभग बच्चों का रिजल्ट भी आ चुका होगा, तो उन सभी पॉइंट्स के ऊपर बारी बारी चर्चा रहेगी। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपना जो एम आज आप सभी लोग आज ही डिसाइड करेंगे बेटा जी, वो रहने वाला है 100 आउट ऑफ 100। सर ओवरऑल सब्जेक्ट के अंदर लेके आ सकते हैं क्या? सभी लोग ये चाहते हैं कि सर मेरे 6 के 6 सब्जेक्ट में 100 में से 100 आ जाए, मेरा परसेंटेज 100 रहे। लेकिन मैं पर्सनली आपको बताऊं, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं मैथ, तो बेटा 100 आउट ऑफ 100 आराम से आ सकते हैं, कोई बड़ी डील नहीं है। ठीक है जी, सेशन की शुरुआत करते हैं बेटा जी। चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। अपना क्या रहने वाला है, कुछ एलिमेंट्री पॉइंट्स का डिस्कशन आपके सामने होगा जी। कौन कौन सी वो बातें रहेंगी जो हमें इस क्लास 10th में याद रखनी है, या हमें जो अपन एम कर रहे हैं वो हमें आराम से मिल जाए बेटा जी, हम उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बातें स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चर्चाएं शुरू करते हैं। सर एलिमेंट्री पॉइंट्स में वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे सर जिनको हमें क्लास 10th में ध्यान रखना है? द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट इन ओनली क्लास 10th, इन योर लाइफ इज डिसिप्लिन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा डिसिप्लिन। अगर जीवन में अनुशासन है तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो करने में आपको दिक्कत आ सकती है, एक भी काम ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना होता है? डिसिप्लिन का। आपके फैकल्टी ने आपको कुछ बोला कि बेटा आपको यह काम करना है, तो वो काम आपको बड़ी ईमानदारी से करते हुए चलना है। आपकी फैकल्टी ने बोला कि बेटा आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, तो वो आपको याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है सर पूरा साल पढ़ा है आराम से कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा जी। ठीक है, तो 1 बाय 1 अपन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन का अपना शुरुआत करते हैं जी। चलिए, कौन कौन से पॉइंट है? ये पॉइंट्स अब आपके सामने है बेटा, अब ये पॉइंट्स आपके सामने है। रीड करो क्या कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहला माइंडसेट, सबसे पहला है माइंडसेट। डोंट जज योर सेल्फ बेस्ड ऑन क्लास 9th मार्क। अपने आप को कभी भी क्लास 9th के मार्क्स पर यह जज मत करना जी मेरे तो 65% है सर, क्या मैं 10th में अच्छा स्कोर कर सकता हूं? कर सकते हो, इट्स नॉट ए बिग डील, आराम से हो जाएगा। बस कुछ जरूरी बातें जो आगे डिस्कशन का हमारा पैटर्न रहेगा, हम किस बात पे पॉइंट पे अपन बात करेंगे उस पे फोकस कीजिएगा। माइंडसेट, सबसे पहले वो कहते हैं ना कि थिंक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचो। क्यों कहते हैं? एक कहावत होती है, आशा गेल दशा। जैसी आप एक्सपेक्टेशंस करते हैं खुद से, यूनिवर्स से, रिटर्न में बेटा आपको वही मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपके लिए माइंडसेट। आपका माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे किस सब्जेक्ट में टॉप करना है, कि मुझे किस सब्जेक्ट्स को लेकर जो आपका वीक पॉइंट होगा उस पर आप काम करेंगे, आपके फैकल्टी जो आपको बोलेगी वो आपको काम करना है। मेन पॉइंट माइंडसेट एंड डिसिप्लिन दोनों को साथ लेके चलना है। क्लियर है जी पहला पॉइंट? अपने आप को इस बात से जज मत करना कि सर मेरे तो 9th में परसेंटेज ही कम है, मैं कैसे आगे चला जाऊंगा। बिल्कुल जा सकते हो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अपना माइंडसेट का है, हमेशा बेटा बच्चा जी आपको पॉजिटिव सोचना है। कई चैप्टर्स में आपको लगेगा कि सर थोड़ा सा टफ पड़ रहा है मेरे लिए, मैं सोच नहीं पा रहा, मेरे कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा आपको हैडल होगा। रिलैक्स, हमेशा ये सोचो यस
वो एक मूवी का डायलॉग है ना, ऑल इज वेल, बस वही करना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। बोले जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोचेंगे। ऑल क्लियर आया ना? चलो अगला पॉइंट, सेट योर टारगेट एंड मेक टू डू लिस्ट डेली। अब सर ये क्या हो गया? मैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथ्स की बात करूं तो हर एक बच्चे का एक पॉइंट होता है सर कि सर हम जो है मैं मैथ्स में एम करूंगा 100 आउट ऑफ 100। क्या सर मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? जब आप मेहनत करोगे तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तो सबसे पहले आपके मन में बेटा आपका टारगेट होना चाहिए। आपको क्या चाहिए? जब तक आपके पास आपका टारगेट नहीं है, आपका मेहनत करने का मन ही नहीं करेगा। जब मुझे पता है कि शाम को मुझे भूख लगेगी तो मैं उसकी व्यवस्था करने के लिए अपने आप भगूंगा, है कि नहीं? तो आपके सामने बच्चे आपका टारगेट होना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट सर इसमें आया, मैं टू डू लिस्ट ओनली। कई बच्चे तो नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे, टू डू लिस्ट। ये क्या होता है सर? टू डू लिस्ट बेटा वो होता है कि आपको आज के दिन में क्या करना है। आप अपनी कॉपी का एक छोटा सा पेज लेंगे, टू डू लिस्ट। आपको अपने पूरे दिन के टारगेट बनाने हैं। आपको आपके पूरे दिन के टारगेट बनाने हैं। सबसे पहला लेक्चर हमारा सर मैथ्स का आता है, तो हम आज कल क्या पढ़ाया था उसको रिवाइज करके सर के सामने जाएंगे। आपको लगा कि सर मुझे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को आज उसके कम से कम 50 सवाल करने हैं, वो आपने टू डू लिस्ट में डाल लिए। साइंस में जो भी आपका चैप्टर रहेगा उसकी आज टेस्ट है, मुझे पढ़ना है, पूरे में से पूरे मार्क्स आने चाहिए, वो पढ़ाई आपने टू डू लिस्ट में ऐड कर ली। जैसे जैसे टू डू लिस्ट आपकी डन होती जाए दिन के हिसाब से आप मार्क करते रहिए और ये टारगेट बना लीजिए कि आपकी टू डू लिस्ट का कम से कम 80% तो बेटा डन होना ही चाहिए पूरे दिन में। 20% हो जाए कोई बात नहीं, चलता है। सर नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, घबरा जाएंगे। 80% डन कर लिया बहुत है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहला माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, क्लास 10th है, मेरी बात मान लो, आसान है, हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। सेट योर टारगेट भी डन है सर, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए मैथ्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है बाकी सब्जेक्ट में आप खत्म कर दो, ऐसा नहीं है। सिर्फ मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 तो ठीक है, कोई बात। अच्छी परसेंटेज गेन करना भी हमारा एक टारगेट है। ओके जी, मैं टू डू लिस्ट बना लोगे। पूरे दिन के अंदर आपको क्या करना है, आप बारी बारी से टू डू लिस्ट के हर एक टॉपिक के ऊपर काम करेंगे। जो आपने टारगेट सेट किया है आप उस टारगेट तक पहुंचेंगे। सिंपल। लैक ऑफ सेल्फ स्टडीज, दिक्कत आती है सर। मुद्दा यही है ना, टीचर पढ़ा देते हैं, टीचर्स पढ़ा जाते हैं, हम नहीं पढ़ पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ सेल्फ स्टडी की कमी नहीं आनी चाहिए। पढ़ो चाहे दिन में 2 घंटे ही, लेकिन डेली पढ़ना है। सर आज मामा जी की शादी है, बुआ जी की शादी है, मोहल्ले में डीजे बज रहा है, महिला संगीत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टारगेट तेरे माइंड में है तो सारे काम हो जाएंगे। सेल्फ स्टडीज कंप्लीट करनी है। पढ़ो चाहे बेटा 2 घंटे ही पूरे दिन में, लेकिन डेली पढ़ना है। बिना खाना खाए सो जाना, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए बेटा जी जिसमें आप पढ़ो ना। केवल आप चाहे 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो। समझ आएंगे नहीं आप? चलो जी, अगला सर कौन सा पॉइंट है? 3 बातें हो गई। ओहो हो, क्या बात है। टाइम मैनेजमेंट। सर खेलने का टाइम नहीं मिलता, क्या दिक्कत है इसमें? हमेशा याद रखना, बाकी अदर्स जितने भी काम है, पढ़ाई में से टाइम निकालने हैं, ना कि पढ़ने के लिए टाइम निकालना है। दोनों बातें ध्यान से सुनना, दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा जी। आपको अपनी स्टडी में से बाकी काम के लिए टाइम निकालना है, ना कि पूरे दिन में पढ़ाई के लिए। पढ़ाई तो करनी ही करनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए बेटा। फर्स्ट प्रायोरिटी
आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। आपको बाकी चीजें पढ़ाई में से निकालनी है। दोस्त का फोन आ गया, कॉल कर लिया, पढ़ाई में से ही टाइम निकालो। मैं पढ़ रहा हूं, पहला काम मेरा पढ़ाई का होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। दूसरा चीज मैं हमेशा आपको कहूंगा, आप चाहे नोट्स आप बना रहे हो, आपका जो होमवर्क है, आपके लेक्चर अगर एक आधा स्कूल में आपको खाली मिले तो उसी में निपटा दो उसी में खत्म कर दो उसको। होमवर्क ऐसा नहीं है स्कूल के अंदर आप रफ नोटबुक में कर रहे, अरे सर ये तो आप गलत सिखा रहे हो बच्चों को। आप 10th में हो, जितना ज्यादा खुद पर काम करोगे रिजल्ट्स उतने ही बेहतर होंगे। तो जितना टाइम बच रहा है आप बचाने की कोशिश करो, जितना टाइम आप अपने ऊपर काम कर सकते हो उस पर काम करो। तो मेन चीज पॉइंट क्या रहेगा सर हमारा, हमें टाइम को मैनेज करना है। हमारा कहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत सारा टाइम खराब हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन को टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी अच्छा खासा फोकस करना है। रही बात क्लास नोट्स की, रही बात अपने पढ़ाई लिखाई की, तो आपको उसी में से अपने टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। कोशिश कीजिएगा आपका जो भी रिटर्न वर्क है स्कूल में ही निपटा दिया जाए, घर जाके उस टाइम में पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, अगला पॉइंट, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉइंट नंबर 6, पूरा खेल ही बदल देंगे ये 2 पॉइंट्स बेटा पूरा गेम ही बदल देंगे। बोलो जी कैसे? अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस। सर वो तो कॉमन सेंस है ना, क्लास में जाएंगे तो क्लास के साथ ही क्लियर हो जाएगा। वो तो नहीं, आपको सिलेबस की समझ जितनी बढ़िया होगी चीजें आपके लिए स्मूथ रहेंगी। समझाओ सर कैसे? आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, 10th में चैप्टर नंबर 1 और 9th का चैप्टर नंबर 1 ऑलमोस्ट सेम है। अब ऑब्वियसली सर क्लास अपग्रेड हुई है तो कुछ टॉपिक भी ऐड होंगे। 10th में HCF LCM ऐड हो जाता है, कंसेप्ट तो वही था ना बेटा, नंबर सिस्टम का कंसेप्ट तो वही था। तो सिलेबस की समझ होना बहुत बहुत जरूरी है। आपको सिलेबस को डिवाइड भी करना आना चाहिए। आगे डिस्कशन होगा अभी चैप्टर का, सिलेबस का, कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर, कौन कौन से चैप्टर्स के ऊपर अच्छा खासा ध्यान देना है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन योर जर्नी। गॉट इट? ओके जी। अगला काम होता है सर कंसेप्ट। सर खुद से ही पढ़ना है क्या? स्कूल किस लिए जाते हैं? फैकल्टीज बेटा आपको जो भी काम करवाएं ईमानदारी से करना है, कंसेप्ट्स पर अच्छा ध्यान देना है। सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है बच्चा, अपन को अपना एम अचीव करने के लिए, अपन को अपनी परसेंटेज गेन करने के लिए कोर कंसेप्ट को पकड़ते हुए चलना है। समझ में आया नहीं है? कोर कंसेप्ट को पकड़ते हुए चलना है सर। हमें कंसेप्ट तो इतना भयंकर तरीके से पता होना चाहिए कि हम दूसरों को भी पढ़ा सकें। अपनी क्लास के अंदर मैं काफी क्लास स्टूडेंट्स को देखता हूं, उनका एक ऐसा बिहेवियर होता है कि यार मैं अपने पड़ोसी को पढ़ा दूंगा ना अगर, उसके परसेंटेज ज्यादा आ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा डिस्कशन सिलेबस पे करोगे, जितना ज्यादा डिस्कशन अपनी पढ़ाई पर करोगे, ज्ञान बांटने से बढ़ता ये कम नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? तो कंसेप्ट पे अच्छे से फोकस करना है। फैकल्टीज आपके साथ बड़ी ईमानदारी से लग रही हैं बच्चा जी, आपको अपनी क्लासेस को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, क्लास 10th का गेम चेंजर जो पॉइंट है बेटा वो है आंसर राइटिंग। सिलेबस समझ लिया सर, कंसेप्ट क्लास पढ़ ली, अब मुद्दा है आंसर राइटिंग का। सारा का सारा खेल यहीं फंसा है। जब आप बोर्ड में एग्जाम देने जाओगे, अपने फाइनल एग्जाम दोगे, तो नंबर्स ना सिर्फ आपको आंसर के मिलेंगे, नंबर्स बेटा आपको आपकी आंसर राइटिंग के भी मिलेंगे। अब सर ये कौन से नई बला है, हमें तो समझ में नहीं आई। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आपके सामने होगा बेटा, आप कुछ लिखोगे, आपके कुछ आंसर आएगा, आया ना? आएगा। ये कंपटीशन क्लास नहीं है सर, इट्स नॉट ए कंपटीशन क्लास। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं सर,
उसको सिर्फ आंसर से मतलब होगा नहीं। यू आर इन बोर्ड एग्जाम बेटा जी, आप बोर्ड एग्जाम में हैं, आपको आंसर राइटिंग पर भी पूरा पूरा फोकस करना है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम सवाल में हमें क्या क्या गिवन है, वो कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो देन उसकी कैलकुलेशन, देन उसका आंसर। एक परफेक्ट हायरार्की में आपका आंसर लिखा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो अगर 2 नंबर का पूरा कोई क्वेश्चन है तो बेटा आपको 2 आउट ऑफ 2 ही मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा हो गया बेटा जी? अपन को आंसर राइटिंग पर भी फोकस करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आंसर राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस एंड कंसेप्ट्स, ठीक, ओके। लास्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल, हाउ टू स्टडी। सर ये क्या पॉइंट है, हाउ टू स्टडी? कैसी बातें कर रहे हो सर? पढ़ना तो हमें आता ही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। तो पढ़ते तो हैं, देखो क्लास में से बैठ जाते हैं, सामने टीचर बोलते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं जी, पढ़ते तो हैं। पढ़ने के भी तरीके होते हैं। कई बार तुमने सुना होगा, भैया आपके 97% मार्क्स आए हैं, आपने क्या रूटीन फॉलो किया था? भैया ने ईमानदारी से मेहनत करी थी, बात खत्म। समझ में आ गया नहीं? तो लास्ट आपका पॉइंट रहने वाला होगा बेटा जी, हाउ टू स्टडी। पढ़ रहे हैं अपन, क्लास में भी बैठे हैं, सर भी पढ़ा रहे हैं, अपन ने कितना अपने ऊपर काम किया मैटर ये करता है भाई। समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहली बात इसमें क्या ध्यान रखोगे बेटा? नोट्स मेकिंग खुद के होने चाहिए, तुम्हारे खुद के होने चाहिए, दूसरों के कॉपी नहीं करोगे। योरसेल्फ खुद के नोट्स होंगे। ऐसा नहीं है टॉपर बच्चे को उठा ले, यार तेरी कॉपी दे दे मैं नोट्स बना लेता हूं, ऐसा नहीं करना है। अगर बैकलॉग में कोई काम रह गया तो बेटा बैकलॉग में काम रह ही जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। हाफ ईयरली तक बच्चों की नोटबुक्स कंप्लीट नहीं होती, क्या बात करते हो आप? कभी ये पॉइंट छोड़ दिया, कभी वो पॉइंट छोड़ दिया। दूसरों का कंटेंट कॉपी करने का मतलब क्या हो जाएगा? दूसरे बच्चे के नोट्स कॉपी करने का मतलब क्या हो जाएगा? अगर उस बच्चे ने एक स्टेप नहीं लिखा है तो वो आपके नोट्स में भी नहीं होगा। इसीलिए क्लास के साथ साथ, टीचर्स के साथ साथ आप नोट्स बनाओ, टाइम सेव करो, वही टाइम स्कूल घर पे जाने के बाद आप अपनी पढ़ाई पे दो। समझ में आएगा नहीं आया? ओके। रिवीजन वीकली एंड मंथली टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर स्कूल में होता है। आपको रिवाइज करना है वीकली। कैसा? इस प्लान पे बात करेंगे भी, 5:1 प्लान। ये क्या है सर? उस पर भी डिस्कशन होगा। और मंथली टेस्ट, मैं हमेशा ये कहूंगा कि मंथली भी चलो बहुत ज्यादा हो गया, आप वीकली टेस्ट देने स्टार्ट कर दो बेटा। और आई थिंक आपकी स्कूल में वीकली टेस्ट होता भी होगा, उसमें जोरदार मेहनत करनी है बढ़िया से। तुम्हारे साथ किताबें हैं, तुम्हारे साथ पूरा स्कूल है, तुम्हारे साथ पूरा स्टाफ खड़ा है, तुम्हें रिवीजन करवाने के लिए तुम्हारी फैकल्टी खड़ी है। भैया पढ़ने में क्या दिक्कत है? 100 आउट ऑफ 100 ही तो चाहिए, क्लास 10th ही तो है, कोई ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बोले जी क्लास 10 तब तो गए खत्म, ऐसा नहीं होता। एकदम स्मूथ क्लास होती है, आपकी जीवन की सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है क्लास 10, है ना? हाँ, फोकस ऑन योर वीक सब्जेक्ट। ऑब्वियसली कई बच्चों में देखता हूं मैथ में काफी इंटरेस्ट रहता है उनका, तो दिन भर मैथ ही सोल्व करते रहते हैं। बोल अंग्रेजी में नहीं पता कुछ भी। क्यों नहीं पता? यार समझ में नहीं आती, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं जो समझ में नहीं आता। बिल्कुल आएगा, फैकल्टी आपके साथ है बेटा। तो फोकस ऑन योर वीक सब्जेक्ट, आपको अपने वीक सब्जेक्ट पर अच्छा काम करना है। आपको उसे, आपकी जो कमजोरी है उसे अपनी ताकत बनानी है। समझ में आएगी नहीं आया? हाँ, लास्ट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5:1 प्लान। ये तो मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट है। ये 5:1 क्या कहता है सर? बेटा वीक में कितने दिन होते हैं? बोला जी 7।
कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसा वैसा। ठीक है, कौन कौन से दिन होते हैं बेटा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, 7 दिन होते। 5:1। संडे को बढ़िया से आराम करना है। कैसी बातें कर रहे हो सर आप तो, इतने देर तो काफी सीरियस चल रहे, तब तो आराम पे आ गए। संडे को मस्त फर्स्ट क्लास आराम करो, रेस्ट करो, कोई जरूरत नहीं पढ़ाई करने की, आराम से चिल करो। ठीक है, जब हमारे बोर्ड एग्जाम आएंगे तब पढ़ लेंगे यार। 5 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, यहां आपको पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करनी है, रेगुलर स्कूल जाना है, जो टीचर्स आपको बोले उसको आपको लगातार फॉलो करना है। ठीक है, इन 5 दिनों में आपको आपकी फैकल्टी जो भी काम बोले, आपके टीचर्स आपके जो भी काम बोले, उसे बड़ी ईमानदारी से, शिद्दत से के साथ करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? सर एक दिन बच गया, सैटरडे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है आपकी वीक का। बोले जी कैसे? इन 5 दिनों में आपने बेटा जो भी पढ़ा है आप रिवाइज करोगे। आपने जो भी इन 5 दिनों में पढ़ा है आप उसे रिवाइज करोगे। बोले जी हमें इन 5 दिनों में जितना भी पढ़ाया गया है हमारे सर के द्वारा, हम उसे सैटरडे को रिवाइज करेंगे। पढ़ाई वाला खेल खत्म। संडे को बढ़िया रेस्ट करो, स्ट्रेस फ्री रहो, मंडे से नई जर्नी स्टार्ट करो। समझ में आएगी नहीं आया? तो ये हाउ टू स्टडी के कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए बेटा जी। नोट्स मेकिंग, रिवीजन वीकली एंड मंथली टेस्ट। वीकली रिवीजन मैंने ऐसे समझा दिया आपको, 5 दिन मेहनत करनी है, 6ठे दिन उसको रिवाइज करना है, संडे को रिलैक्स करो, देन मंडे से अपना वही रूटीन सेम फॉलो करना है। ठीक है, ओके जी। तो सर हमारे 10th में क्या क्या आएगा जरा वो भी बता दो। चलो भैया बता देते हैं। आपके 10th में मैथ्स की अगर मैं बात करूं, बेटा मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, अगर मैं मैथ्स सब्जेक्ट की बात करूं तो आपके टोटल 14 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर है जी? 14 आपके सामने है। पहला है सर रियल नंबर, रियल नंबर। दूसरा है सर पॉलिनोमियल। तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चौथा है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपके 14 चैप्टर होने वाले हैं। इन चैप्टर्स का वेटेज कैसा होगा? पहला चैप्टर बेटा फाइनल एग्जाम में 4 मार्क्स का होगा। ध्यान रहे, डिस्क्लेमर ये है, BSER के द्वारा ये 25-26 का है। अभी 26-27 के लिए ये डिसाइड नहीं हुआ है, ये लगभग हाफ ईयरली के बाद में ही आता है। तो लास्ट ईयर के हिसाब से आपके ये चैप्टर्स हैं, अभी भी सेम सिलेबस है, लेकिन हो सकता है कि ये शायद जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये हल्का सा चेंज हो जाए इस साल। होगा नहीं, पिछले 2-3 साल से तो हुआ नहीं है, अब शायद होने के चांसेस भी नहीं है। पहला चैप्टर आपको 4 मार्क्स का मिलेगा, दूसरा भी आपको 4 मार्क्स का मिलेगा, तीसरा और चौथा भी आपको 4 मार्क्स के मिलेंगे। चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 6 मार्क्स का मिलने वाला है। ट्राइंगल 4 मार्क्स का मिलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 मार्क्स का मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसने हवा बना रखी है बच्चों के अंदर, ट्राइंगल और ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। सर वो साइन थीटा कोस थीटा समझ में नहीं आते, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो समझ में नहीं आए। वो चैप्टर बेटा जी आपके 8 मार्क्स का होने वाला है। 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो आपके 5 मार्क्स की रहने वाली है। सर्कल 6 मार्क्स का रहने वाला है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल 5 मार्क्स का रहने वाला है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपके 6 मार्क्स का रहने वाला है। स्टैटिक्स 13 नंबर की,
पूरे के पूरे सिलेबस में गेम चेंजर, पूरे के पूरे सिलेबस में गेम चेंजर। 13 मार्क्स कैरी करता है ये आपका चैप्टर नंबर 13। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता 4 मार्क्स। इस तरीके से आपके टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बेटा 80, और एम 80 आउट ऑफ 80 लेके आना है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके जी, ये तो सर हो गया हमारा सिलेबस, जो कि हमें ध्यान रखना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई चलती रहनी चाहिए इत्मीनान से, ठीक है जी। ओके, अब सर कुछ पढ़ाई की बात हो जाए। अरे सर अभी तो 10th में आए हैं, कुछ जगह तो बेटा 10th के एक एक डेढ़ चैप्टर खत्म भी हो गए होंगे। जैसे हमारे यहाँ राजधानी स्कूल में मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिया है। इस चैप्टर 1 के साथ साथ आपको बेटा नोट्स तो मिलते ही मिलते हैं। हर जगह अप्लाई होता है क्या? नहीं बच्चे, मैं अपने यहाँ की बताता हूँ, राजधानी स्कूल की। मैंने चैप्टर पहला कंप्लीट कर दिया है विद नोट्स, बच्चों को हार्ड कॉपी दे दी है। बच्चे का जैसे ही बेसिक क्लियर होता है उसे डीपीपी मिलती है, डेली प्रैक्टिस पेपर। बच्चा जैसे ही डीपीपी सॉल्व करता है, एक अच्छा अलग सा कॉन्फिडेंस उसके मन में आता है कि यस, मुझे चैप्टर समझ में आ रहा है, मैं चैप्टर को गिरफ्त में ले चुका हूं। चैप्टर पे उसका कॉन्फिडेंस बनना स्टार्ट करता है, देन मार्क्स अपने आप निकल के आते हैं। तो सबसे पहला नोट्स बच्चों क्लास में ही बनाने होते हैं, टाइम को अच्छे से मैनेज करते हुए चलना है। डीपीपीज आपको लगातार सॉल्व करते रहनी है, और वहीं वीकली टेस्ट भी उनका होता है, तो वीकली टेस्ट भी उनका होता रहता है। इन 3 चीजों से अगर आपने हर चैप्टर टू चैप्टर अगर आप गुजर चुके हो, यकीन मानना आपको मैथ्स एकदम हवा लगेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नोट्स पे अच्छा खासा फोकस करना है, डीपीपी सॉल्व करनी है, टेस्ट ईमानदारी से देना है, चीटिंग करके नहीं देना है। कोई सवाल नहीं आता कोई बात नहीं, टीचर से पूछो, दोबारा मेहनत करो, लेकिन सवाल खुद से ही सॉल्व करने हैं। समझे कि नहीं समझे? अब कर लेते हैं जी कुछ पढ़ाई वाली बात। 10th में सवाल कैसा आएगा सर बोर्ड एग्जाम में, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी आप 9th पास करके आए हो, तो जरा हमको ये बताना, आप रेशनल नंबर के बारे में क्या जानते हैं? आप परिमेय संख्या के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट इज रेशनल? रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर्स के बारे में आप क्या जानते हैं बच्चा जी? अगर मैं मोटी मोटी बात करूं रेशनल नंबर की, तो जो एक लाइन में जवाब खत्म कर सकती है, जिस नंबर के बारे में सर मैं श्योर हूं, जिस नंबर को मैं ईमानदारी से जानता हूं, वही मेरा रेशनल नंबर है। अरे सर ये क्या बात बोल दी आपने? नंबर तो सर √5 को भी ईमानदारी से जानते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंच पाते हो क्या? नहीं, इसलिए वो रेशनल हो जाता है। तो वो 5 छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको ये डिफाइन करेंगे कि भैया आपका नंबर रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। पहला, rational numbers can be expressed in the form of p by q. The form of p by q is called fraction and all fractions are rational. हिंदी में भी बोल दो सर। वो संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में दर्शाया जा सकता है, और p बटा q के फॉर्म सारी की सारी सर हमारी भिन्न संख्याएं होती हैं। सारी की सारी भिन्न कैसी होती है? रेशनल नंबर। तो पहला खूबसूरती से पॉइंट निकल के आता है, बोले जी संख्याओं को मैं p बटा q के रूप में दिखा सकता हूं साहब। q का मान कभी 0 नहीं होगा। सबसे बड़ा लोगों में, बच्चों में एक डाउट रहता है, सर q का मान 0 काहे नहीं हो सकता? क्या कंसेप्ट है इसके पीछे? अगर बेटा आपका डिनोमिनेटर ही 0 हो जाए, 2 आंसर आते हैं बच्चों के, एक आता है जी इनफाइनाइट, एक आता है अनडिफाइंड। सर विच वन इज करेक्ट? कौन सा सही होगा? एक भाग देने का 6वीं 7वीं 8वीं के हिसाब से छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट देखो बच्चे। मैंने आपको बोला 12 डिवाइड बाय 2, मैंने आपको बोला 6 डिवाइड बाय 3, मैंने आपको बोला 8 डिवाइड बाय 4। फटाक से आंसर फेंक के मारो। बोले जी 12 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 6, 6 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू, बोले जी 2, 8 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 2। ध्यान से सुनना,
ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 2 टाइम्स ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं रिजल्ट 12 आना चाहिए? तो हर बच्चे ने बोला 6। ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 3 टाइम्स ऐड करूं मल्टीप्लाई करूं रिजल्ट आना चाहिए 6? बोले जी 2। ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 4 टाइम्स ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं रिजल्ट आना चाहिए 8? सारे बच्चों ने मिलकर बोला जी 2। ठीक है, अब आ जाओ इधर। मैंने बोला बेटा 1 डिवाइड बाई 0, डिनोमिनेटर में 0 होना चाहिए। सवाल तो यही है ना कि क्यू का मान 0 क्यों नहीं हो सकता? उसके हिसाब से 0 टाइम्स ऐड करो मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1। क्या ये पॉसिबल है? आप 0 टाइम ऐड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या है कि बोले जी आप काम कर ही नहीं रहे। आप 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करना ऐड करने का बेसिक मतलब क्या है? बोले जी आप काम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए? 1। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अब मुद्दा यह है, कई जगह इनफाइनाइट मिलता है और कई जगह अनडिफाइंड मिलता है। कई जगह इनफाइनाइट मिलता है, कई जगह अनडिफाइंड मिलता है। ये नहीं होगा, ये होगा। अनडिफाइंड मैं परिभाषित ही नहीं कर पाऊंगा सर, जबकि इनफाइनाइट देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तो ऐसा पॉइंट होगा, वो नहीं पता क्या होगा लेकिन कोई तो ऐसा पॉइंट होगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? अनंत, पता नहीं कहां जाके रुकेगा, लेकिन इतना पता है रुकेगा। अनडिफाइंड का मतलब परिभाषित ही नहीं है सर। अब क्या करूं, पूरा ही पॉइंट गलत हो जाएगा। गेम समझ में आया कि 0 क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये इसके पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट था। ठीक है बेटा जी, चलो दूसरा पॉइंट। कौन से नंबर को आप रेशनल बोलोगे? बोलो जी ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स, सारे के सारे पूर्णांक बचे आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। बोले जी पूर्णांक के बारे में तो सर क्लास 9th में मैंने छोटी सी चीज पढ़ी थी। बोले जी क्या? बोले ये पॉजिटिव भी होते हैं, 0 भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। मैंने कहा बच्चे वेरी गुड, बिल्कुल सही पढ़ाया तूने, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरोस। सर मैंने क्यों नंबर लिखा 2? बोलो जी कौन सा नंबर है? रेशनल की इरेशनल? याद करो मेरी पहली लाइन टॉपिक डालते ही मैंने क्या बोला था? जिस नंबर के बारे में आप श्योर हो, जिस नंबर के बारे में आप जानते हो, बोलो जी इसकी वैल्यू क्या है। क्या बचे? 2 का मतलब 2 ही होता है? ऐसा तो नहीं स्कूल के बाहर जाते ही 2.1 हो जाएगा, ऐसा तो ही नहीं बिल्कुल भी। तो 2 का मतलब 2 होता है। 2 एक इंटीजर फॉर्म है, मैं कह दूंगा जी ये तो रेशनल है। मैं सर उसे परिभाषित कर पा रहा हूं, मैं सर उसके बारे में जानता हूं। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। दोनों पॉइंट क्लियर है। तीसरा, सर अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू आ जाए तो उस वैल्यू का क्या होना जरूरी है? लेट्स से m, तो बेटा इस m का परफेक्ट स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। परफेक्ट स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। बोलो सर रीजन? इधर आओ। अंडर रूट के अंदर अगर 16 आया तो आंसर क्या बोलोगे? अंडर रूट के अंदर अगर 25 आया तो क्या बोलोगे? अंडर रूट के अंदर 36 आया तो क्या बोलोगे? सर अंडर रूट के अंदर 16 आया तो आंसर 4 बोलते हैं, 25 आया तो 5 बोलते हैं, 36 आया तो सर हम 6 बोलते हैं। बच्चे अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू थी, आंसर कुछ आया। बच्चे जो आंसर आया क्या वो इंटीजर था? बोले जी बिल्कुल सही बात है। और जो इंटीजर था थोड़ी देर पहले क्या रेशनल बोल चुके हो, हाँ या ना? यस। सर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है जाए लाइक 5, क्या इंटीजर की फॉर्म बनेगी? नहीं। इसका मतलब रेशनल नहीं होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर इन अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑलवेज इरेशनल। जो नंबर आपकी इन प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करेगा वो रेशनल ना होके क्या हो जाएगा? इरेशनल। समझ में आया कि नहीं आया? चौथा पॉइंट, रिपीटेशन ऑफ सेम नंबर आफ्टर डेसिमल। दशमलव के बाद में समान अंक की पुनरावृत्ति अगर होती रहे और ऐसा नंबर कहीं मुझे दिख जाए, मैं पकड़ के कह दूंगा जी ये तो रेशनल है। दिखता कैसा है वो नंबर? देखो, रिपीटेशन ऑफ सेम नंबर
आफ्टर डेसिमल। पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में सेम नंबर रिपीट हो रहा है, ऐसा नंबर कहीं भी दिखे रेशनल होगा। कैसा? सर मैंने बोल दिया 0.666, क्लास 9th में सॉल्व किया है। p बटा q के रूप में व्यक्त करो, आंसर 2/3 आता था। 2/3 का मतलब p/q, p/q इज व्हाट? रेशनल। पॉइंट के बाद में सेम नंबर का रिपीटेशन होगा, नंबर क्या कहलाएगा जी? रेशनल। सर जरूरी है कि एक एक नंबर ही रिपीट करे? नहीं, मन करेगा सर 0.1212 लिख दूं, क्या लिखते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। सर मैं 132 लिख दूं, लिख दे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा यह है कि रिपीटेशन होना चाहिए सेम नंबर्स का। समझ में आएगा नहीं यार? सेम नंबर रिपीट होना चाहिए। लिखावट की बात करोगे सर, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके माथे पे एक लाइन खींच देते हैं विच इज कॉल्ड बार। क्या कहलाती है? बार। यहां नंबर कौन रिपीट हो रहा था जी? बोलो जी 12 के ऊपर बार लगा दो। यहां रिपीट कौन हो रहा था? बोलो 0.132, बोलो जी बार लगा दो। ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है बेटा, ओके। एंड लास्ट पॉइंट, 4 पॉइंट्स क्लियर है। लास्ट पॉइंट, टर्मिनेटिंग नंबर्स आर ऑलवेज रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी कह सकते हो, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस भी कह सकते हो। ठीक है, क्लास 8th में पढ़ा होगा जी, जब भी डिनोमिनेटर में 2, 5 या 10 का मल्टीपल देखेगा टर्मिनेटिंग आएंगी। खैर छोटी क्लास की बात है। इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपन मूव करना चाहेंगे बेटा जी अपनी बोर्ड एग्जाम में आए हुए उस एक सवाल की तरफ जो आपको अंदाजा देगा कि हमारे सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअली सवाल कैसा पूछा जाता है। मैं फटाक से 5 पॉइंट का रिवीजन करवा देता हूं। रेशनल नंबर p बटा q के रूप में लिख सकता हूं, डन। ऑल इंटीजर्स रेशनल, डन। रूट m का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है ताकि इंटीजर आ जाए, डन। रिपीटेशन ऑफ सेम नंबर आफ्टर डेसिमल, डन। टर्मिनेटिंग नंबर्स, डन। 5 पॉइंट्स। टर्मिनेटिंग का छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने बोला 1.25 क्या है जी? 1.25 सर पॉइंट के बाद में भाग जाना बंद हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ऐसी स्थिति में पॉइंट्स को, इस नंबर्स को क्या बोलोगे? टर्मिनेटिंग नंबर। आ जाओ बेटा जी, अब एक सवाल दिखाता हूं तुम्हें मैं, जो आपके एग्जाम में आपके भैया दीदी सिस्टर देके आ चुके हैं 2022 के अंदर। सर काफी पुराना पेपर है, काफी पुराना सवाल है ये तो। कंसेप्ट तो कभी नहीं बदलते ना भाई। जो 2022 में परिमेय संख्या पढ़ा रहे थे वो आज 26 में भी तो वही पढ़ा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है? चारों पॉइंट्स आपके सामने हैं। चारों जितने भी पॉइंट्स अभी 5 पॉइंट पढ़े थे उनको ईमानदारी से याद रखो। देखो जी, सर 2 is a form of integer number is called rational। सर ये तो इरेशनल हो ही नहीं सकता। सर बार लग गया, बार का मतलब तो आपने बताया था रिपीटेशन, और रिपीटेशन सेम नंबर का होता है जी, क्या बोलते हो? रेशनल। गुरुजी ये भी रेशनल होगी। 2.23 सर भाग जान आगे बंद हो गया, डॉट 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 नहीं आ रहा, टर्मिनेटिंग नंबर। और टर्मिनेटिंग नंबर क्या कहलाती है जी? रेशनल नंबर। तो ये भी रेशनल है। तो भैया बचा कौन? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आएगा नहीं? ऐसे ये कंसेप्चुअल सवाल आते हैं। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जाना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में बताओगे जी निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। छोटी सी गुड़िया आपसे रिक्वेस्ट कर रही है होमवर्क क्वेश्चन के लिए, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। मोटी मोटी बात, समरी ऑफ द सेशन इतना ही रहेगा। क्लास 10th में हो, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। बेटा इत्मीनान से पढ़ाई करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिसिप्लिन में रहना है। आपके सामने मार्कर लेकर आपका फैकल्टी जो भी खड़ा है, मैं कोई भी टीचर XYZ, हमेशा बच्चे आपको उनकी रेस्पेक्ट करते हुए हर एक बात वो जो भी बोलते फॉलो करना है। मैथ्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारे सेशंस इस चैनल पे अब देखने को मिलेंगे। ऐसे ही बेहतरीन सेशंस का
आपको अगर आनंद लेना है तो बेसिकली मैं कहूँगा राजधानी एजुकेशन ग्रुप जिस चैनल पे अभी आप खड़े हैं उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में क्लास 10th की आपको क्लासेस यहीं देखने को मिलेगी। सो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए। वही मेरा अंतिम मैसेज, छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से सुधारें कि हर एक महिला आपके साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। मिलते हैं बेटा अगले सेशन में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पढ़ाई लगातार करते रहिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।